जी क्यों जी आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यहाँ पे आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के दफ्तर आज हम आए कुछ अपनी रिक्वेस्ट लेकर। मेरे साथ मौजूद हमारे कैंडिडेट अशरफ कुरैशी साहब जो कि PS 94 से इलेक्शन लड़ रहे हैं, हलीम आदिल शेख साहब हमारे पार्लियामेंट्री लीडर GS सिंध के, हमारे MNAs, हमारे MPA शहजाद कुरैशी, राबिस्तान, मलिक शहजाद, राजा साहब, सईद आफरीदी, शबीर कुरैशी, सब MPA साथ मौजूद हैं। आज जो हमारा इधर आने का जो मेन मकसद था वो मकसद ये था 24 तारीख को, इनफैक्ट 22 तारीख को जुमेरात वाले दिन PS 94 लांडी के अंदर इलेक्शन होने जा रहा है, 24 तारीख को, 24 जनवरी को। और यहाँ पर हमने आके इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से जो गुजारिश की है वो सबसे पहली गुजारिश हमारी ये है कि ये इलेक्शन जुमेरात के बजाय ये इतवार वाले दिन किया जाए। उसकी वजह सबसे पहली ये है कि अगर छुट्टी वाले दिन इलेक्शन ना हो तो लोगों को अपनी नौकरियों पे जाना होता है, 100 किस्म के काम होते हैं और टर्न आउट जो होता है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। तो हमने रिक्वेस्ट की है कि इस इलेक्शन को 27 तारीख को किया जाए जो कि इतवार का दिन होगा। उसके साथ साथ दूसरी गुजारिश हमने इलेक्शन कमीशन से की है कि जिस तरीके से जुलाई के महीने में 2018 में जो जनरल इलेक्शंस हुए थे उसमें आर्मी जो थी वो इलेक्शन पोलिंग स्टेशन के अंदर भी थी और पोलिंग स्टेशन के बाहर भी थी। क्योंकि ये बड़ा नाजुक इलाका है, लांडी का इलाका है और हमें यहाँ पे बहुत खदशात हैं कि खुदा न खास्ता किसी किस्म की लॉ एंड ऑर्डर की सूरत-ए-हाल पैदा ना हो और ठप्पा माफिया भी यहाँ पर एक्टिव है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये साबित करा कि जब आर्मी और रेंजर्स ने इलेक्शन अपनी निगरानी में कराया, पोलिंग स्टेशन के अंदर भी आर्मी मौजूद थी और पोलिंग स्टेशन के बाहर भी मौजूद थी, तो जो कराची का रिज़ल्ट आया वो सब आपके सामने आया। यहाँ तक कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इमरान खान साहब की जो सीट थी वो भी हमने वापस जीती जो कि आलमगीर साहब ने जीती, और उसके साथ साथ गवर्नर साहब इमरान इस्माइल की जो सीट थी वो भी हमने जीती जो कि शहजाद कुरैशी मेरे साथ खड़े वो भी हम जीते, और साथ साथ डॉक्टर आरिफ अलवी वाली सीट भी हम जीते हैं। तो अगर ये इलेक्शंस फ्री एंड फेयर होंगे, इसमें आर्मी अंदर और बाहर मौजूद होगी, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फ्री एंड फेयर इलेक्शंस में कोई सियासी जमात नहीं हरा सकती है। जो तीसरी गुजारिश हमने करी वो ये है कि 25 जुलाई के इलेक्शन में RTS सिस्टम के अंदर कोई प्रॉब्लम्स आ गई थी। हम नहीं चाहते हैं कि RTS सिस्टम के अंदर किसी भी किस्म के कोई मसाइल आएँ, तो हमने इलेक्शन कमीशन से गुजारिश की है कि आप इन एडवांस इन चीज़ों को देख लें कि इस किस्म का कोई मसला ना आए। उसके साथ साथ जुलाई के इलेक्शंस में, जनरल इलेक्शंस के अंदर CCTV कैमरेज लगाए गए थे, हर पोलिंग स्टेशन के अंदर CCTV कैमरे लगे हुए थे ताकि अगर कहीं पे कोई धांधली हो तो उसको रोका जा सके, इनफैक्ट उसको देखा जा सके और बाद में उसके ऊपर तहकीकात की जा सके। तो हमने ये भी डिमांड की है कि CCTV कैमरा जो है वो तमाम पोलिंग स्टेशन के अंदर हो, क्योंकि हमारी नज़र के अंदर जितने भी पोलिंग स्टेशन हैं लांडी के सिलेक्शन में PS 94 के अंदर, ये सारे पोलिंग स्टेशन जो है ना सारे सेंसिटिव हैं, लिहाजा हर जगह पे CCTV कैमरा मौजूद हो, हर जगह पे वहाँ पे अफवाज पाकिस्तान मौजूद हो, रेंजर्स हो, पुलिस हो, जब जाके इलेक्शन जो है ना फ्री एंड फेयर हो सकते हैं। और आखिर में जो हमारी लास्ट डिमांड थी वो ये डिमांड है, आखिर की जो लास्ट डिमांड थी वो हमने ये की है कि तरक्याती काम, जी जो तरक्याती काम है, क्योंकि इलाके के अंदर वहाँ पर मेयर कराची साहब की तरफ से भी सुना है कि कोई आने वाले दिनों के अंदर कुछ अनाउंसमेंट्स होने वाली हैं, उसको रोका जाए। डिस्ट्रिक्ट कोरंगी जो है वो वहाँ पर तरक्याती काम सारे बंद करें, सिंध गवर्नमेंट जो है वहाँ पे तरक्याती काम सारे बंद करें इन 20 दिनों के लिए, क्योंकि ये वो इलाका है कि जहाँ पे आज तक 25-30 साल से इन्होंने कोई काम नहीं किया। आज जब इनको खौफ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ पे जीतने के लिए आ रही है तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तरक्याती काम हो गए हैं, वो हमने इलेक्शन कमीशन से गुजारिश की है कि उसको फौरी तौर पर रोका जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PS 94 के सिलेक्शन को इंशाअल्लाह ताला बहुत बड़े मार्जिन से जीतेगी। जिस तरीके से कराची के अंदर कामयाबी हुई हमें जनरल इलेक्शंस में, जिस तरह हम बाई इलेक्शन जीते हैं, इसी तरीके से लांडी का ये इलेक्शन जीतेंगे। कराची पहले भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का था और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के बाद ये वापस साबित हुआ है। मैं मीडिया के ज़रिए लांडी के सारे लोगों से गुजारिश करता हूँ कि इमरान खान साहब का साथ दीजिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ दीजिए और एक दफ़ा फिर ये साबित कीजिए कि ये शहर कराची पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है। अच्छा खुरम भाई, ये बताएं कि आप लोगों के पास
جو ہے وہ اس وقت احتجاج ظاہر ہی احتجاج کیا ہے آپ نے ریٹن میں. آپ کے اتحادی ہیں متحدہ والے, آپ الزامات بھی ان کے اوپر لگا رہے ہیں. ان کا کینڈیڈیٹ تھا, ان کی نشست تھی, وہ فوت ہو گیا. کیا یہ بہتر نہیں ہوتا کہ آپ اتحادیوں کے حق میں جو ہے وتھڈرا ہو جاتے ہیں؟ نہیں دیکھیں, بالکل ایم کیو ایم ہماری اتحادی ہے, لیکن جب الیکشنز ہوتے ہیں, الیکشنز میں میدان میں آپ اترتے ہیں تو ہر کھلاڑی اپنا کھیل کھیلتا ہے, ہر جماعت اپنا کھیل کھیلے گی اور ثابت کرے گی کہ عوام کس کے ساتھ ہے. تو میدان میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ فیصلہ ہوگا کہ عوام پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے یا نہیں. وزیر اعلیٰ سے اور کابینی صاحب کو نیب نے طلب کیا ہے, اور 10 تاریخ کو آپ بھی جا رہے ہیں اسلام آباد, الیکشن کمیشن نے آپ کو بھی طلب کیا ہے, تو کیا کہیں گے؟ میں دیتا ہوں. اور 7 تاریخ بھی آ رہی ہے. دیکھیے جی, بات یہ ہے, آئیں گے تو کہ رلانے کا وقت آ گیا یا ہنسنے کا وقت ہے ان کا؟ بات یہ ہے کہ یہ اس میں آج قائم علی شاہ صاحب کو, مراد علی شاہ صاحب کو نیب نے طلب کیا ہوا ہے, اور گزشتہ روز ایک اور پنچھی بھی ان کا گیا ہے, طوطا, جو کل سے بول رہا ہوگا ڈی سی ملیر. جان محمد قاضی بھی ایک طوطا ان کا کل پکڑا گیا ہے, جو کل سے لازم بات ہے بول رہا ہوگا. پتا تو سب کو تھا. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں شاید مراد علی شاہ کے خلاف عدم اعتماد کے لیے ضرورت ہی نہ پڑے. اس سے پہلے چلے ہم نے زبان بندی کر لی کہ جے آئی ٹی پہ ہم نہیں بول رہے, چیف صاحب نے کہا نہ بولو, لیکن یہ تو ہر روز نئی چیزیں نکل کے آ رہی ہیں. جنگلات کی 1,48,000 ایکڑ بھی زمین دے دی گئی اومنی گروپ کو, اور آج یہ جو جس انداز میں ان کو بلایا گیا ہے, ندی کی زمین بھی بانٹ دی گئی. اب جو ڈی سی ملیر پکڑا گیا ہے, وہ پتہ چلے گا کہ ٹپی سے لے کے اے جی مجید تک کیا کچھ ہوا ہے, انہوں نے کیا کچھ کیا ہے. تو اس کے بعد دے رہا ہوں. آپ کے لوگ ملوث ہیں ملیر کی زمینوں میں, پروپرٹی لینڈ میں, اگر جان محمد نے نام لیا تو آپ کیا ہے؟ میں جواب دیتا ہوں. ملیر کی زمینوں پر جے آئی ٹی بننی چاہیے, ملیر کی تمام زمینوں کے اوپر, اور اس کے اندر ہمارے پر بھی الزامات ہیں, سب سے پہلے ہمیں شامل کریں, اور اس کے بعد جو آتا ہے اس کو شامل کرنا چاہیے. انہوں نے آج بھی بیک ڈیٹ میں یہ 99 زمینیں دے کے ہڑپ کر رہے ہیں. ملیر کو انہوں نے چراگاہ بنا لیا, ملیر میں نئے وہ آئے, ایکٹرز آئے, اور انہوں نے ملیر کو لوٹا, سندھ کو لوٹا, کراچی کو لوٹا. ہم تو سب کے سامنے بناؤ جے آئی ٹی, جس پہ الزام ہے مجھ سمیت شامل کر لو اس کے اندر. لیکن پیپل پارٹی کے مراد علی شاہ اب بچ نہیں سکتے. ہر قسم کی کرپشن کا ماسٹر مائنڈ جو ہے نا, پیچھے جہاں سے دیکھو پیچھے مراد علی شاہ نکلتا ہے. اچھا خرم صاحب, یہ فرمائیے گا, آپ نے کہا کراچی میں ٹھپا مافیا بھی ہے, تو کیا یہ ٹھپا مافیا جو 25 جولائی الیکشن ہوا تھا کراچی میں, اس وقت بھی سرگرم تھی؟ نہیں دیکھیں, کراچی کے اندر جتنے بھی الیکشنز ہوئے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمیشہ عوام کی شکایت رہی ہے, سیاسی جماعتوں کی شکایت رہی ہے, یہاں تک کہ آخری مومنٹس کے اوپر الیکشنز بائیک آؤٹ بھی ہوئے ہیں, اور اس کا ریزنز یہی ہوتے تھے کہ پولنگ سٹیشنز کے اندر ٹھپا مافیا گھستا تھا اور جا کے ٹھپے لگاتا تھا. لیکن الحمدللہ جب افواج پاکستان آئی اور رینجرز آئی اور ہماری پولیس, سندھ پولیس نے جب یہ الیکشنز فری اینڈ فیئر کرائے ظاہر الیکشن کمیشن آف پاکستان کے احکامات کے اوپر, تو کراچی کے اندر جو رزلٹ آئے وہ بالکل ڈیفرنٹ رزلٹ آیا. کیونکہ یہ باتیں ثابت کرتی ہیں کہ کراچی کے رہائشی, کراچی کے رہنے والے پاکستان تحریک انصاف وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں. اور جو دیکھیں نا کہ جو اعلانات عمران خان صاحب نے کیے ہیں, جو وزیر اعظم صاحب نے کیے اعلانات کہ آپ کے پاس پرائم منسٹر ہاؤسنگ اسکیم آ رہی ہیں, آپ کے پاس ہیلتھ کارڈ آ رہے ہیں, آپ کے پاس کراچی کے لوگوں کے لیے نوکریاں آ رہی ہیں, یہ چیزیں کبھی آج سے پہلے کراچی والوں کو ملی تھی؟ نہیں ملی. آخر میں ایک بات میں آپ کو اور کہنا چاہوں گا کہ یہ سن کوٹے پہ آئے ہوئے جو مشیر ہیں نا, جو پچھلے دنوں فرما رہے تھے کہ وہ کسی پورٹل کو نہیں جانتے ہیں, تو یہ سن کوٹے پہ آئے ہوئے اس مشیر کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ تمہارے اچھے بھی اس پورٹل کو جانیں گے, کیونکہ یہ پورٹل سٹیزنز پورٹل جو ہے یہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اناؤنس کیا ہے, اور اس پورٹل کا جو مقصد ہے وہ جناب اعلیٰ وہ یہ مقصد ہے کہ عوام کی خدمت کرنی ہے, عوام کے مسائل حل کرنے ہیں. یہ سندھ حکومت کا وتیرہ رہا ہے کہ عوام کے مسائل حل نہیں کرنے ہیں, لہٰذا یہ پورٹل اس کے اوپر کام ہوگا, اس کے اوپر کام آپ کے اچھے بھی کریں گے, اور اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر ہم آپ کو عدالتوں میں لے کے جائیں گے, ہم آپ کو سڑکوں پہ لے کر آئیں گے, آپ کے خلاف احتجاج کریں گے. عوام کی خدمت کرنا پیپلز پارٹی آپ کی ذمہ داری ہے. یہ 11 سال ہو گئے اب عوام کی خدمت نہیں کر رہے ہیں. عوام یہاں پہ پانی کے لیے ترس رہی ہے, عوام یہاں پہ اسکولوں میں تعلیم کے لیے رو رہی ہے, ہسپتالوں میں علاج کے لیے رو رہی ہے, اور آپ کے مشیر جو سن کوٹے پہ آئے ہوئے ہیں
वो फरमाते हैं कि हम पोर्टल को नहीं जानते, पोर्टल पे आप काम करेंगे और आपके अच्छे भी काम करेंगे, हम देखते हैं आप कैसे काम नहीं करेंगे। ये सूबा वजीर आजम का सूबा सिर्फ बलूचिस्तान या पंजाब या केपी के नहीं है, सूबा सिंध वजीर आजम का है, पूरा पाकिस्तान वजीर आजम साहब का है। वजीर आजम साहब के जो ऐलानात होंगे, उनके जो फैसले होंगे, उसके ऊपर तमाम सूबे काम करेंगे जिस तरीके से बाकी सूबे काम कर रहे हैं। मैं लेता हूँ आप लोगों ने गैस की फराहमी का वादा किया था कि प्रॉपर तरीके से हो जाएगी। जी 3 हफ्ते पहले जब मिनिस्टर पेट्रोलियम यहाँ पर आए थे, गवर्नर हाउस के अंदर उन्होंने वादा किया था कि गैस की फराहमी अब प्रॉपर तरीके से दी जाएगी, मगर अब फिर यही देखने में आ रहा है कि गैस जो है वो 24 घंटे अनाउंस होती है और 36 घंटे के लिए बंद होती है। कल खुलनी थी, अब रात को 12 बजे खुलेगी। गैस प्रेशर में कमी है जी, क्या देखिए जी, क्या कर रहे हैं इसके लिए आप? इसका मैं बताता हूँ आपको। देखिए सिचुएशन ये है कि गैस की सिंध में जो हमारे वेल्स हैं, गैस कम पैदा हो रही है और इस वक्त कोयटा में माइनस के ऊपर टेम्परेचर है। वहाँ गैस का इशू ये है कि अगर वहाँ गैस नहीं जाती तो वहाँ ज़िंदगी और मौत का मामला है। पाकिस्तानी नहीं रहते अब वही पाकिस्तानी हमारे भाई हैं वहाँ, मतलब वो लोग गैस से उनका गुजारा है। तो गैस कम होती जा रही है, डिप्लीट हो रही है। सिंध के जो कुएँ हैं जो कि वो डिप्लीट हो रहे हैं, और जिसकी वजह से हमने उस वक्त जब CNG को जब मिनिस्टर साहब आए थे, जब उसको रोका गया था इसलिए था कि घरों पर गैस का प्रेशर पूरा जाए। अब पिछले दिनों घरों में घरों के जो यूज़र्स हैं, जो हमारे कस्टमर्स हैं, जो आम मुताज, जो बेचारे घर में जिनके चूल्हे जलते हैं, चूल्हों में जब कम हुई है, जिसकी वजह से गैस मैनेजमेंट का इशू, और सिर्फ इसलिए कि गैस कम हो रही। दूसरा आपने पूछा नाम, तो मैं समझता हूँ नाम बता देता हूँ। इसका नाम नहीं, मैं बताता हूँ। CD प्लेयर इसका नाम है और ये एंटी करप्शन का मुशीर है, सॉरी एंटी करप्शन का। सिंध को एंटी करप्शन ने लूट लिया है। एंटी करप्शन पूरे हर जिले से, हर डिपार्टमेंट से भत्ते ले रही है। और ये एंटी करप्शन हर डिपार्टमेंट से भत्ते, चोरी। सिंध में जो करप्शन हो रही है, मैं कल रात आया हूँ, टंडो आदम के अस्पताल में दवाइयाँ नहीं थी, टंडो आदम के अस्पताल में सिरिंज भी बाहर से आ रही थी, टंडो आदम के अस्पताल में सरकारी कमरे का हजार रुपए किराया लिया जा रहा था। मैं पूछना चाहता हूँ एंटी करप्शन कहाँ थी, इसका मुशीर कहाँ था, यह मुशीर कानून। और दूसरा, मैं खुद एक पिटीशन दाखिल करने जा रहा हूँ। मुर्तज़ा वहाब गैर आइनी, गैर कानूनी तौर पर हाई कोर्ट से निकाले जाने के बावजूद वो इस ओहदे में विराजमान है, करप्शन को परवान चढ़ा रहा है। अनकरीब जहाँ शर्जील मेमन चले गए, ये भी अनकरीब उस पेशराव की तरह जेल में नजर आएगा आपको। करप्शन, एंटी करप्शन का मुशीर है। सिंध में करप्शन रोकने में नाकामी का मतलब है भत्ता इसका चल रहा है, इश्तहारात का भत्ता चल रहा है, करप्शन का भत्ता चल रहा है, हर चीज को कानून का कवर हासिल है। इंशाल्लाह एक कानून का मुशीर जो कि गैर कानूनी है, इसको भी घर भिजवाएंगे। और वजीर आला साहब ने भी 2 दफा अपनी डिग्री को छुपाया था, 2008 में, 2013 में। मुराद अली शाह को इस्तीफा दे देना चाहिए करप्शन के ऊपर भी। और जो ड्यूल नेशनलिटी के सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने झूठ बोला था, इलेक्शन कमीशन से झूठ बोला था, इंशाल्लाह अदालतों में भी नहीं छोड़ेंगे, मैदान में भी नहीं छोड़ेंगे। सिंध में लोगों में बड़ी परेशानी है, लोग देख रहे हैं कि हमारी किताब का पैसा दुबई गया, हमारी दवाई का पैसा ओमनी में गया, हमारे बच्चों के रोजगार का पैसा ओमनी में गया। थर के बच्चों की माएँ बद्दुआएं इनको ले डूबेंगी और इंशाल्लाह अनकरीब ये सारे लोग जेल में नजर आएंगे।